Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. So the topic which we are going to discuss today is basically the planning experience of Pakistan. प्लानिंग की अगर हम लोग बात करें तो आम सी बात है कि जी मनसूबाबंदी और मनसूबाबंदी आपके जो रिसोर्सेज आपको गिवन हैं उनकी मनसूबाबंदी या उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी प्लानिंग कहलाती है। आप अपने घर से लेके और जब आप जस्ट आप अपने घर को ही देख लें कि जब आप अपने घर में आप मंथली अगर कोई अपने फाइनेंसेस जब लाते हैं तो उसकी आप एक मंसूबे के तहत चलाते हैं कि जी मैंने ग्रॉसरी के लिए इतना पोर्शन रखना है, मैंने यूटिलिटी बिल्स के लिए इतना रखना है, मैंने बच्चों की फ़ी के लिए इतना रखना है, एंड इस तरीके से आप चलते जाते हैं। जहाँ तक बात आ जाती है कि जी जब आप ये देखते हैं कि जी आपने अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ ये जो प्लानिंग है ये आपकी इसमें नहीं होती, आपकी ये प्लानिंग आपको हर एक जगह पे होती है। मतलब अगर आप इवन के फैमिली फॉर्मेशन में भी आपको जो है वो प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आपको शादी ब्याह का कोई वो है, कोई फंक्शन हो रहा है, आप उसमें भी प्लान करके ही चलते हैं, ठीक है। वो एक बहुत ही बेहतरीन एक हम लोग कह सकते हैं कोटेशन है कि वेल प्लान्ड इज़ हाफ डन, कोई इस किस्म की है उनके कि ये प्लानिंग जो है ना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। आप प्लानिंग करके चलें, आपका आधा काम वैसे ही हो जाता है, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली वही आपकी इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं उनको एक फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से जो है आप उनको यूटिलाइज करें, ठीक है जी। ये आपका बेसिकली प्लानिंग में ही आ जाता है। जैसे जैसे कहते हैं कि इट इज़ रादर difficult to give a concise definition of economic planning with a fair degree of precision and acceptability to all. Hence, different economists have defined the economic planning in a variety of ways by keeping in mind the goals to be achieved and techniques for of achieving them. उसके लिए उन्होंने different definitions उन्होंने अपने ऊपर रखी हुई हैं। और उन definitions को अगर हम लोग देखें तो मैंने यहाँ पे I think उसको paste तो नहीं किया, let me check कि अगर उधर कोई definition हो तो हाँ बिल्कुल, ये हरमन लेवी जो है वो डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग मींस सिक्योरिंग अ बेटर बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई बाय कॉन्शियस एंड थॉटफुल कंट्रोल ईदर बाय प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। उसके ऊपर आप डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। और ये आप डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप देख सकते हैं कि जी डिमांड आपको पैसा लगना आपके पास कितना है और आपके पास पैसा मौजूद कितना है, ठीक है। मैं पैसे की सेंस में बात कर रहा हूँ। सेम इज द केस इन मार्केट की सेंस में अगर आप देख लें तो आपकी डिमांड क्या आ रही है और आपने सप्लाई क्या कितना करना है ताकि आप प्राइस को भी साथ में मेंटेन करते रहें, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग डॉक्टर वॉल्टन जो है वो कहते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज द वाइडेस्ट सेंस इज द डेलिबरेट डायरेक्शन बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ लार्ज रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी टुवर्ड चोजन एंड, ठीक। ये है। उसके बाद आपके पास एच डी डिकिंसन का जो है एक वो है डेफिनेशन, उन्होंने भी एक दी हुई है और डिफरेंट किस्म के आपके पास इस तरीके से डेफिनेशन आ जाते हैं। सो टाइम को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं कि जी आपका पाकिस्तान में प्लानिंग एक्सपीरियंस किस किस्म का रहा है या पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या रही है। In spite of great economic and financial problems which besets the government of Pakistan soon after independence, आपकी जो डेवलपमेंट बोर्ड है वो बनाया गया 1948 में, ठीक है जी। इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन जो है, इन इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। 1950 में हमारे पास 6 ईयर डेवलपमेंट प्लान जो है वो फार्मूलेट किया गया एंड इम्बॉडीड इन कोलंबो प्लान फॉर कोऑपरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के लिए, ठीक है। इसके अलावा और ये आपके पास बेसिकली एक टाइप ऑफ इस एक आउटलाइन प्लान था। एक आपके पास आपको एक आउटलाइन दी गई थी कि इसी पैटर्न के ऊपर जो है ना आपने अपने उसको लेके चलना, डेवलपमेंटल वर्क्स को बेसिकली लेके चलना है। सो इसके लिए क्या किया गया कि जी 1953 में सबसे पहले प्लानिंग बोर्ड बना पाकिस्तान में। मिस्टर जाहिद हुसैन थे उसके, जो कि एक्स गवर्नर स्टेट बैंक थे, ठीक है जी। वो उसके चेयरमैन थे और उसके अलावा 2 और मेंबर्स थे उनके साथ जो कि इसको हेड कर रहे थे। इट्स मेन फंक्शन वाज टू फॉर्मुलेट अ 5 year plans for the country. Further steps toward economic planning was taken by setting up a planning commission of Pakistan in 1958. So आपके पास सबसे पहले प्लानिंग बोर्ड बना, ठीक है जी। 1953 में आपके पास प्लानिंग बोर्ड बना था और 1958 के आते आते वो आपके पास प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन गया जिसको आज भी हम लोग जानते हैं। सो
जो 5 साला मंसूबा उन्होंने शुरू किया था, ये एक प्लान जो उन्होंने बनाया था, उसमें हम लोग स्टार्ट में आ जाते हैं 1955 में। सबसे पहला जो है वो आपके पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, जिसमें टोटल आउटले आपके पास 1160 करोड़ था। 61% जो है वो आपके इंटरनल रिसोर्सेज से और 38.9% जो है आपके फॉरेन रिसोर्सेज से आपके पास आए थे। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो 24% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपको इंडस्ट्री को देना था। 20% जो है वो आपने वाटर एंड पावर को दिया था। 17% जो आपने कम्युनिकेशन को, 9% टू एग्रीकल्चर, 4% टू एजुकेशन, 2% टू हेल्थ, 2% टू विलेज एड एंड 1% टू सोशल वेलफेयर के लिए। इसके अगर हम लोग अप्रेजल्स की बात करें तो आपके पास 11% तक आपकी नेशनल इनकम में इंक्रीज आया था, जबकि टारगेट आपके पास 15% था। सेम इज द केस विद जो आपका पर कैपिटा था, बस 4% उन्होंने जो है टारगेट किया था, जबकि 3% जो है वो इंक्रीज हुआ था। जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो उन्होंने 20 लाख नौकरियों की बात की थी, जो कि वो अचीव नहीं कर सके थे ओइंग टू द नेचुरल वेचरीज। द टारगेट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है आपके पास, वो भी आपके पास कोई आप उसको अचीव नहीं कर सकते थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने हाउएवर एक अच्छी खासा उन्होंने जो है एक प्रोग्रेस शो की थी ड्यू टू द ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो भी आप 10,500 टारगेट तो कर बैठे थे, लेकिन आपने 9554 आपने जो है 9554 मिलियन जो है आपने इसको क्या किया था, इसको आप अचीव कर सके थे 10,500 की बजाय। उसके बाद आपके पास रीजंस ऑफ फेलियर की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस था। एक ऑब्वियस सी बात है, नया मुल्क बना है, आप चाहे जितने भी वो बना ले, प्लानिंग कमीशन क्या पता नहीं आप क्या भी बना ले, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस की कमी थी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आपके पास थे, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। एज वी नो जनरल सॉरी मलिक गुलाम मोहम्मद आए थे, ठीक है जी, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को उन्होंने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट से उठा के बाहर कर दिया था। उसके बाद फिर वो एक दूसरा वजीर आजम लाए, ठीक है, और फिर उसको भी उन्होंने फारग करने लगे थे। तब तक उन्होंने जो है चौधरी मोहम्मद अली थे आई थिंक, उन्होंने फिर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे दिया। उस दौरान जो है वो इस्कंदर मिर्ज़ा को जो है वो पड़ गया कि यार अभी इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शन नहीं कराने देने, हम लोग आ जाते हैं। तो वो आ गए, उन्होंने सारे के सारे आइन को उठा के बाहर फेंक दिया और जाके मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का लगना था कि उसके बाद जो है वो अपने चाचू आ गए अयूब साहब, और फिर उन्होंने वो कर दिया। सो आपके पास क्या था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, नेशनल कैलेमिटीज़ आपके पास ज़्यादा थी, रिडक्शन इन फॉरेन असिस्टेंस आपके पास थी, बर्डन ऑफ रिफ्यूजीज रिहेबिलिटेशन, इंडिया से लोग यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है जी। ये आपके पास बेसिकली फेलियर की रीजंस थी आपके पास। सिग्निफिकेंस की बात अगर की जाए इसमें तो ठीक है, फेल तो हुआ था लेकिन एक्सपीरियंस भी उनको मिला था, ठीक है जी, और ये आपके पास एक सिग्निफिकेंट रोल उसने इस तरीके से पे किया था, ठीक है जी। और फर्दर उन्होंने अफेक्टिव प्लानिंग टेक्निक्स जो है वो लोगों में इतनी उनको पता चल चुकी थी कि किस तरीके से होगा। Many experience learned from this led to effective administration and professional skills which helped in coming years. अब दूसरा आपके पास जो है वो क्या है, आपके पास सेकंड 5 ईयर प्लान है जो कि 1960 से 1965 तक चला। 2300 करोड़ उसका टोटल आउटले था। 52.4% आपके इंटरनल रिसोर्सेज से और बाहर से आपको 47.6% मिले। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कुछ इस तरीके से हुई थी कि देखिए वहाँ पे हम लोगों ने पिछली दफ़ा 28 रखे थे, अब जो है हम लोगों ने कितना रखा, अब 22 दिया इंडस्ट्री को, ठीक। इसी तरीके से जो 19% आपने वाटर और पावर को दिया, जबकि वहाँ पे आपने 20% दिया था। 17.6% जो है वो आपने कम्युनिकेशन को दिया, ठीक है, जबकि आपने यस 17.6% भी आपने कम्युनिकेशन को दी, जबकि वहाँ पे आपने 17% दिया हुआ था। 15% आपने एग्रीकल्चर को दिया, ठीक है जी, जबकि आपने पिछली दफ़ा 9% दिया हुआ था, आपने एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ा दिया। 14.5% आपने हाउसिंग एंड सेटलमेंट को दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से 4.8 आपने फ्यूल को दे दिया, फ्यूल एंड मिनरल को। 4.5 आपने जो एजुकेशन को, 2.5 आपने सोशल हेल्थ, सोशल वेलफेयर एंड मैन पावर को दिया। अप्रेजल की अगर बात की जाए तो नेशनल इनकम आपकी 30% तक इंक्रीज कर गई, जबकि आपका टारगेट 24% था। डोमेस्टिक सेविंग्स आपकी 1889 करोड़ तक बढ़ी, ठीक है जी। इसमें ठीक है वो वैसे तो उतनी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी 2754 करोड़ आपने टारगेट रखा हुआ था, 1889 आपने बढ़ा दी। एक्सपोर्ट्स आपकी जो है वो 44% हायर देन योर टारगेट था। नाउ दैट जस्ट इमेजिन, एक अच्छा प्लान था। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो 7% जो है वो इंक्रीज हुआ, जबकि आपका टारगेट 3% था। जाहिर है आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो आपके फॉरेन एक्सचेंज भी तो ज़्यादा होगा। पर कैपिटा इनकम जो है वो आपका कितना था, 14.8% बढ़ा, जबकि आपने 12% इंक्रीज किया हुआ था। जीएनपी ग्रोथ जो है वो आपके पास जो एक्सीड्स द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के उसमें था। एक सक्सेसफुल प्लान था आपके पास, ठीक है जी। और ग्रोथ रेट जो है वो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ से ज़्यादा हो गया था। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर गई थी। इकोनॉमी जो है ट्रांसफॉर्म हुई थी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक सेविंग्स जो है वो इंक्रीज कर गई थी। देयर वाज अ बेटरमेंट इन द सोशल वेलफेयर। अगर हम लोग इसकी सक्सेस की बात करें तो एक्जैक्टली वही बात कि वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं था, यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल गया। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो उस वक्त हमारे पास फर्स्ट प्लान में इनिशिएट हुए थे वो सेकंड प्लान में आके जो है वो मुकम्मल हो गए। प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ जो है लेड टू ओवरऑल सक्सेस ऑफ द प्लान। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी थी, क्योंकि ज़ाहिर है जनरल अयूब का मार्शल लॉ था, ठीक है जी। जनरल अयूब का मार्शल लॉ था तो कोई रखना डालने वाला नहीं था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही थी। ईजी एक्सेस टू फॉरेन एक्सचेंज था आपके पास, और आपके पास जनरल अयूब की शुरू कर द ग्रीन रेवोल्यूशन भी थी। इसके ऊपर हम लोग पूरा एक लेक्चर लेंगे।
शॉर्ट कमिंग ऑफ द प्लान्स को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या था कि जी ये जो आपके पास प्लान था ना, ये आपके पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को जो है वो उसको जो है टारगेट उसने किया हुआ था, क्वालिटेटिव के ऊपर नहीं किया हुआ था। ये ड्यूअलेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। एस्पेक्ट्स को उन्होंने इग्नोर किया हुआ था। कॉमन आम जो आदमी था उसको बड़ा बर्डन था ऑफ हैवी इनडायरेक्ट जो आपके वो थे टैक्सेशन थी उसका, ठीक है जी, जो जिसकी वजह से आपके पास इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, गरीब और अमीर के दरमियान जो एक एक गैप था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है जी। मोर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए थे। मोर ओवर आपके पास जो सेक्टर ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है उसको आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। हेल्थ और एजुकेशन कुड नॉट बी डेवलप बिकॉज आप लोगों के अगेन क्वांटिटेटिव मेजर्स भी आपने लिया हुआ था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर आप लोग देखें तो डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट ओवरऑल ग्रोथ, द हैवी इंडस्ट्रीज जो है लैक्ड सिग्निफिकेंस ग्रोथ। थर्ड प्लान की अगर बात की जाए 65 से 70 के दरमियान आया था, 52 करोड़ उन्होंने उसका आउट ले रखा था। 68% जो है वो अंदरूनी जो आपके इंटरनल रिसोर्सेज थे उधर से आया था, 32% जो है बाहर से आया था आपके पास फॉरेन रिसोर्सेज से। रिवीजन ऑफ प्लानिंग हुई थी बिकॉज 65 की आपके पास जंग हो जाती है, प्लान कुडंट स्टार्ट एंड प्रोजेक्टेड at the projected time and hence it was revised in 1966। एग्री इसमें आपके पास फीचर्स ऑफ द रिवाइज्ड प्लान में आपके पास उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि आपके पास आपकी एग्रीकल्चर को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है जी। हाँ जी, एग्रीकल्चर को जो आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड बी डिस्करेज, इसके तरीके से आपके पास कैपिटल कैपेसिटी वुड बी फुली यूटिलाइज्ड, प्रायोरिटी वुड बी गिवन टू दोज प्लान्स व्हिच हैव शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड आपके पास जो है जिनका उसके ऊपर, और सीओआर को जो है कॉस्ट ऑफ रिवर्स को जो है आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है उसके बाद आपके पास अप्रेजल्स ऑफ प्लान जो है आपके पास थर्ड प्लान, उसके बारे में अगर बात की जाए तो आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर वाज टारगेटेड एज 5% पर एनम ग्रोथ, जो कि 2 से 4.5 इन एक्चुअल जो है वो फ्लक्चुएट करती रही। आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो आउटपुट था वो आपने 10% 12% आपने उसका टारगेट किया होता, जबकि वो 10% पर ही रही, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास जो जो एक्सपोर्ट्स का आपने 7.5 रखा होता ना, जस्ट इमेजिन, ये चीज़ आपको बाद में बहुत ज़्यादा वो आएगी। जस्ट इमेजिन, जस्ट आपके पास क्या था, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन चुकी थी, ठीक है जी, इंस्टेबिलिटी बन चुकी थी, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास जंग हुई थी ताज़ा ताज़ा, लोगों के बड़ा मसाइल उसमें बने थे, तो क्या था कि जी मसले उसमें आपके पास बनने शुरू हुए थे, तो आपके पास इतना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। जस्ट इमेजिन कि जो सेकंड प्लान था उसमें आप अपने टारगेट से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और थर्ड प्लान जो कि उस वही गवर्नमेंट है, वही डिक्टेटर है, लेकिन एक वार के होने की वजह से इतना आपके ऊपर फ़र्क पड़ गया कि जी आपने आप अपने टारगेट्स को अचीव ही नहीं कर सकते, बल्कि आप उनके नीचे रह रहे हैं, उससे कम वो कर रहे हैं अचीवमेंट आपकी है। ये हो गया। उसके बाद आपके पास इन्फ्लेशन एज यूजुअल इंक्रीज करती रही। होल प्राइस इंडेक्स जो है आपके पास 5.52% जो है वो उसमें इंक्रीज आया, जबकि आपने 2.49% जो है वो सेकंड प्लान में आपने प्लान किया था। जीएनपी जो है वो आपने 6.5% इंक्रीज किया, सॉरी आपने एम किया था, जबकि आपके पास 5.7% उसमें इंक्रीज आया। कंक्लूजन की बात की जाए तो कोई अच्छा स्टार्ट नहीं रहा था 1965 का। फ्लड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आए थे, पॉलिटिकल अनरेस्ट था, टारगेट्स कुडंट बी अचीव्ड फुली एंड ग्रोथ अचीव्ड ड्यूरिंग सेकंड प्लान कुड नॉट बी मेंटेन्ड। वही बातें, मेजर शेयर ऑफ द केक वाज गिवन टू द डिफेंस एंड सोशल वेलफेयर, बिकॉज आपके सर के ऊपर जो है वो जंग आई हुई थी, तो आप जो है अवाम पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, आपने जंग के लिए करना था तो आपने अपनी फौज पे लगा दिया। But in spite of the shortcomings, it didn't fail completely. An average level of growth was maintained, which at least did not let the economy fall at such a hard time. ओके, और ये वजह जो है ये आपकी किसकी वजह से थी कि जी आपके पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो थी, लेकिन आपकी गवर्नमेंट जो है वो फिर भी टू सम एक्सटेंट स्टेबल रही थी इस दौरान। उसके बाद आपके पास फोर्थ जो आपका 5 ईयर प्लान था, जो कि 70 से 75 के दरमियान चलना था। 7500 उसका आउटले था, 78% आपके अंदरूनी रिसोर्सेज थे, 22% आपने बाहर से बैरूनी रिसोर्सेज या फॉरेन रिसोर्सेज थे आपके पास। आफ्टर द वॉर ऑफ 1965 एंड द फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान, तो आपके पास जो प्लानर थे उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज किया। फोर्थ प्लान का में उनका मेन जो एम्फेसिस था वो आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट के ऊपर था, एंड इट वाज kept in design to maintain steady rate of development by utilizing domestic human and natural resources. Now it's a very good point, ठीक, लेकिन इसका फिर ज़ाहिर फेट क्या होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। जब उनको अकल आई तब तक वो कहते हैं ना कि मसला ज़्यादा हो चुका था। उसके बाद आपको उसके बाद आपके पास ये होता है कि जी सेल्फ रिलायंस आपने वो करनी है। आप अगर बाहर के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देंगे तो आप नहीं चल सकते। लेसन द इनकम डिस्पैरिटीज, गरीब और अमीर के दरमियान जो एक गैप हो गया है इन इनकम्स का, उसको भी आपने देखना है। कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बाय फैमिली प्लानिंग टेक्निक्स, जिसको फिर हमारे मौलवी कहते हैं कि ये नबी की उम्मत कम कर रहा है। इसी तरीके से आपके पास कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद है आपके पास एलिमिनेट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ and improve the income distribution, improve the education system in order to improve human capital, to improve the environmental
इन्वायरमेंटल कंडीशनल इन बिग सिटीज इन बाय अर्बन वर्क प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने किया, ये भी उनका एक प्लान था। टू इस्टेब्लिश अ जस्ट सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ये उन्होंने कहा था। मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि जी even before the commencement fourth plan जो था fell prey to the chaos and instability in the country। 1970-71 का जो मसला था जिसमें आपके पास फॉल ऑफ ढाका हुआ था, ठीक है जी, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल कंडीशंस जो इससे बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट कर गई थी आफ्टर दोज डेवास्टेटिंग वॉर्स ऑफ सिविल years of the civil war and then dismemberment of the country। जुल्फिकार अली भुट्टो took control over the government, ठीक है जी। अनफॉर्चुनेटली चौथा प्लान जो है वो आपका स्टार्ट होने से पहले ही कैंसिल हो गया। नॉन प्लान पीरियड जो कि 72 से 77 जब तक जुल्फिकार अली भुट्टो साहब रहे थे तब तक जो है वो नॉन प्लान पीरियड था। बस आपको जो है एक ऐसे टाइम पे आप वो कर रहे थे कि जिसमें आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स के साथ जो है चलना होता था, ठीक है जी। तो इकोनॉमी जो है वाज halted strongly by separation of East Pakistan। Emergency steps had to be taken to stabilize and revive the economy। For this purpose prompt and timely decisions were required। जैब ने जो है वो नेशनलाइजेशन यानी कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब है उन्होंने नेशनलाइजेशन पॉलिसी को अपनाया, अडॉप्ट की सोशलिस्ट पॉलिसीज को कि हर एक चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के अंडर ही हो। प्लानिंग वाज डन ऑन द बेसिस ऑन एनुअल बेसिस एंड हेंस दिस पीरियड इज अकॉर्डेड एज नॉन प्लान पीरियड बाय द इकोनॉमिस्ट। 5 ईयर प्लान अगर हम लोग फिफ्थ जो है वो अगर देखें तो 78 से 83 में दोबारा से ये हुआ। अब अगेन आपके पास इस टाइम तक क्या हो गया था, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ जो है वो लग चुका था। इसको जल्दी जल्दी से देख लें। 210 बिलियन का आपके पास टोटल आउटले था। 75% आपके इंटरनल रिसोर्सेज, 25% आपके फॉरेन रिसोर्सेज थे, ठीक है जी। जीएनपी जो टारगेट आपने किया था 7%, ठीक है जी, जो सॉरी जीएनपी जो आपने टारगेट आपने किया था वो 7% था, जबकि 6.2 आपका जीएनपी ग्रोथ रहा था। इसी तरीके से डोमेस्टिक सेविंग्स जो है वो आपने 8% जो है वो अचीव किया, जबकि आपने 12.5% जो है वो उसके ऊपर आपने एक वो किया हुआ था कि जी 12.5% तक हम लोग इसको लेके जाएंगे। टारगेट आपका था। पर कैपिटा इनकम जो है वो 3.8 था एज अपोज टू 4.4। एक्सपोर्ट्स आपके 11% इंक्रीज हुए, जबकि आपके पहले 8.7 जो है आपका टारगेट था। सो ये एक आपके पास अच्छा इंडिकेटर है जिसमें आपके पास इंप्रूवमेंट हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ जो है आपके पास 6% जो है आप लोगों ने क्या की हुई थी उसको आपने जो है उसका टारगेट जो है वो किया हुआ था। प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो है आपकी वो आपकी 6% थी, बट इट रिमेंड एट 4.4, ठीक है जी। इसमें भी आपको कोई खातिर खामस फायदा नहीं हुआ। कंक्लूजन इन इंडस्ट्री ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो 9.7 रही, जबकि आपका टारगेट 10 था। तो ये टू समवट उसके नज़दीक। उसके बाद आप आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। डिस्पाइट अ गुड परफॉर्मेंस इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था कुड नॉट बी मिनिमाइज। इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी आपने मेंटेन करना था। डिफेंस रिमेन्ड अ बर्डन ऑन द इकोनॉमी, ठीक है जी। बट द इकोनॉमी ओवरऑल एक्सपीरियंस अ स्ट्रक्चरल चेंज। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वर अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ठीक है जी, विच लेड टू द मॉडर्नाइज्ड डेवलपमेंट टेक्निक्स के ऊपर आई थी। 83 से 88 तक आपके पास छठा प्लान आता है। 422 बिलियन का आपके पास टोटल आउटले है, ठीक है जी। आउट ऑफ द टोटल आउटले 75 बिलियन जो है आपके पास वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज के पास से आता है, बाकी जो है वो आप अपनी जेब से बराबर करते हैं। ओके नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि जी 75 से आप 422 को निकाल दें, सॉरी 422 से आप 75 को निकाल दें तो 300 समथिंग जो है वो आप 442 है, 370 के करीब जो है वो आपके अपने रिसोर्सेज थे, ठीक है। 75 आपने बाहर से लिया था। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की जाए तो 63% जो है वो आपका आपने जो है वो इंडस्ट्री को दिया। 16.3% आपने इंडस्ट्री को दिया था। यार रात के 2 बजे रिकॉर्डिंग करने का यही मसला होता है। 23% जो है वो आपने एनर्जी एंड पावर को दिया था। इस तरीके से 16.5% आपने कम्युनिकेशन को, 18% आपने एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन को, 11.7% आपने हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग को दिया था, एंड 1.4% जो है वो आपके पास माइनिंग एंड मिनरल की तरफ गया। अप्रेजल्स की अगर हम लोग बात करें तो आपका जीएनपी जो है वो आपके पास 6.6% इंक्रीज हुआ। आपका टारगेट 6.5 था। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ आपकी 7.7 हुई, जबकि 9.3 आपका टारगेट था। इट वाज प्रोजेक्टेड टू इनहांस द लिटरेसी अप टू 48%, जबकि आप 30% लोगों को सिर्फ पढ़ा सके थे, या अपने लिटरेसी रेट को आप इतना ज़्यादा कर सके थे। एक्सपोर्ट्स जो है वो आपकी 11% रही। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो 13.6% तक इंक्रीज हुई। प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स इंक्रीज बाय द रेट ऑफ 2.3 अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 2.3, और जबकि आपने टारगेट जो है वो 3.6 रखा था। फेलियर ऑफ द प्लान जो है वो क्या था कि ओवरऑल इकोनॉमी कुड नॉट ऑब्जर्व अ ड्रास्टिक चेंज एंड थिंग्स didn't get better। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हुआ। एफडीआई रिमेंड वेरी लो। फेडरल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपकी कम रही थी। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन असिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर गई। सोशल
Conditions could not get better. In short, this plan was a failure, and its reasons were setting unachievable targets, no clear fiscal policy, bureaucratic practices discourage the private investments. ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान की इकोनॉमी का कि जी जब भी आपके पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आती है तो आपकी ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिसेस ही इतनी ऑब्सलीट हैं और इतनी घटिया हैं कि आप वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो ही अक्सर औकात छोड़ के भाग जाते हैं कि भाई भाड़ में जाओ। डिफेंस एक्सपेंडिचर्स जो है, और अच्छा इसमें एक और बात भी ये है इस पॉइंट में कि जैसे अब 2018 से 22 तक इमरान खान साहब की हुकूमत रही थी, ठीक है, तो उसमें क्या था कि उस वक्त भी आपने एक चीज़ देखा होगा, सुनी होगी आपने कि जी आपकी जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने काम करने से इनकार कर दिया था। और उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये थी कि जी 2018 तक शाहिद खाकान अब्बासी और 2017 तक जो है वो नवाज़ शरीफ साहब का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, जो कि अभी इस टाइम आपकी ये जो गवर्नमेंट चल रही है, क्या कहते हैं उसको, इंटरिम गवर्नमेंट जो चल रही है, उसमें वो बंदा फवाद हसन फवाद साहब जो हैं, ही वाज अ ग्रेट मैन, और वो बंदा जो है आजकल आपके प्राइवेटाइजेशन के वो हैं, मिनिस्टर भी हैं। तो उनका बेसिकली क्या इशू था, उनको उन्होंने खामखा से उठा के अंदर कर दिया था, ठीक है, और उनसे ये चीज़ मनवाने के ऊपर मतलब जोर किया गया, ये वो कहते हैं, लेकिन वो नहीं मनवा सके उनके ऊपर, वो कह रहे हैं, जिसके बाद फिर आम ब्यूरोक्रेट्स में फिर ये मसला पैदा हो गया कि यार हमें खामा से टंग दिया जाएगा तो हम काम ही नहीं करते, बाहर में जाए सब कुछ, ठीक है, हमें अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है। सो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स जो है वो आपके इंक्रीज़ हुए एज़ यूजुअल, ठीक है जी, ये जो है इंक्रीज़ हुआ, आपके पास रीपेमेंट ऑफ प्रीवियस लोन्स भी आपको करनी थी तो वो भी मसले आपके पास चल रहे थे, ठीक है, ये आपके पास कुछ मसले। अब सेवन्थ वाला जो है कि जब नवाज शरीफ और बेनज़ीर अगेन डेमोक्रेसी, बेनज़ीर साहिबा आई, बेनज़ीर साहिबा आई, ठीक है जी, 1988 में भी बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत आ गई थी, बीबी जो है वो लाहौर में आई थी और बड़ा बेहतरीन उन्होंने जलसा किया था। सो टोटल आउटले ऑफ दिस प्लान जो है वो आपके पास 660 बिलियन था, ठीक है जी। प्रायोरिटीज़ ऑफ प्लान जो है वो क्या थी आपके पास, कि सबसे पहले तो आपने एनर्जी सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना है, सेकंड प्रायोरिटी आपकी एजुकेशन थी, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन जो है उसको डबल करना है, थर्ड प्रायोरिटी जो है वो आपकी पॉपुलेशन प्लानिंग की थी, ठीक है जी। अप्रेजल्स की अगर हम लोग बात करें तो जीडीपी जो है वो आपका 5% पर एनम के हिसाब से ग्रो किया था, जबकि टारगेट आपका 6.5 था। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आपकी 19.6 तक गई थी, जबकि आपने एंड इट वाज मोर देन एक्चुअल टारगेट, ठीक है जी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर जो है वो आपके पास 3.8 तक थी, जबकि आपने टारगेट 4.7 किया था। वैल्यू एडेड इन मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज्ड, वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपके पास 5.9 तक गई थी, जबकि टारगेट आपने 8.1 का किया था, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी है वो इंक्रीज किया था उसका 15 से 26% तक, ठीक है जी। और इट मीन्स कि इकोनॉमी जो है उसमें एक ज़बरदस्त चेंज आया था, एक स्ट्रक्चरल चेंज आया था, एंड अराउंड 300 सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस जो है उनको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप लोग इसकी कंक्लूजन को देखें तो कंक्लूजन में हमें बता रहा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ सेवंथ प्लान वाज अ मिक्स, इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड अ स्ट्रक्चरल चेंज, जीडीपी आपका एक अच्छे तरीके से बढ़ता रहा, प्राइवेटाइजेशन ने बूस्ट किया, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपके पास जो है वो तो आप अचीव नहीं कर सके, लेकिन डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन असिस्टेंस जो है वो, अच्छा सॉरी, वो भी आपकी मिनिमाइज नहीं हुई, जाहिर है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपके पास नहीं है, आपका बॉप नहीं है, वो आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है वो आपका नहीं है स्टेबल, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका डिपेंडेंस भी जो है वो नहीं होगी। उसके बाद आपके पास क्या है कि जी 8th 5 ईयर प्लान जो है अगर उसको हम लोग देखें तो जो 93 से 98 तक रहा था, ठीक है जी। अब मज़े की बात यह है कि जी जो आपका 88 से 93 तक प्लान रहा था उसमें भी आपकी दो गवर्नमेंट यानी कि बेनज़ीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ साहब रहे थे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब दोबारा इक़्तिदार में आई तो उस वक्त आपके पास क्या था, इस दौरान एक और वो आ गया। अब उसमें आपके पास टोटल जो आउटले था वो 1706 बिलियन था, ठीक है जी, एंड इट रोजेज अप टू 2092 बिलियन ऑन 1993 टू 94, जो उसका उस दौरान जो है वो प्राइसिस की वजह से वो हुआ था। ऑब्जेक्टिव्स जो है अगर उसकी हम लोग बात करें, टारगेट्स ऑफ प्लान की अगर हम लोग बात करें तो 7% जो है वो आपकी एनुअल ग्रोथ इन जीडीपी चली गई थी, इंश्योरिंग द ग्रेटर सेल्फ रिलायंस। इसके अलावा आपके पास जो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप लोगों ने करनी था, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम जो है आपकी 22% तक आपने वो किया था। इसके अलावा आपके पास ओवरऑल डेफिसिट जो है वो आपने 7% तक लेके जाना था, फ्रॉम 7% ऑफ जीडीपी टू 4% तक आपने लेके जाना था। इसी तरीके से क्रिएशन ऑफ 6.2 मिलियन जॉब्स टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ जस्ट इमेजिन 2018 में इमरान खान साहब कितना कह रहे थे, 50 लाख कह रहे थे, और ये जालिम के पीछे 62 लाख बैठे रहे हुए हैं, ठीक। इंक्रीज लिटरेसी रेट ऑफ 35 टू 48%, इम्प्रूव सोशल कंडीशंस ऑफ पीपल जो है उसके ऊपर। परफॉर्मेंस ऑफ द प्लान की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास सोशल सेक्टर वाज इम्प्रूव्ड, प्रायोरिटी जो है आपकी वाज गिवन टू
वाज गिवन टू द एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एंड पावर सेक्टर। ड्रेनेज जो है आपकी वो फिजिकल स्ट्रक्चर जो है आपका फिजिकल सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसके ऊपर जो उनकी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा वो हुआ था। ऑल द प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स वर नॉट फुलफिल्ड बट द प्लान टर्मिनेटेड सक्सेसफुली इन 1998। और उसके तकरीबन एक साल के बाद नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी वो भी सक्सेसफुली टर्मिनेटेड बाय जी मुशर्रफ। सिंपल। ठीक है जी, ये सब कुछ हुआ था। यहाँ तक अभी के लेक्चर को हम लोग मैं कहता हूँ ख़त्म कर देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। और वो आपके पास विजन 2030 है, यानी कि जब आपको ये अकल आ गई कि भाई शॉर्ट टर्म प्लानिंग से आपका कुछ नहीं होने वाला, आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर जाना होगा। सो पाकिस्तान एक 30 साल प्लान के तहत चला। सो उसको हम लोग 30 भी नहीं था बल्कि 25 था, 25 साल प्लान के ऊपर वो चला। तो उसको हम लोग देखेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।